गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही थी, आज उसकी क्लास नहीं है। आज मैंने आप लोगों के लिए रेलवे की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैथ के क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत फ़ायदा दिलाएंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, जो लगभग 1 लाख प्लस भर्ती हैं। तो जितने बच्चे भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लगा के जाइए। 100% आपका इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हो, आपको मिले, या सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये रेलवे में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, तो इसको मैं आपको करवाता हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन हैं, तो उसको आज हम लोग लगाते हैं। और इस क्वेश्चन को हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। और जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे साथ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 के अनुपात में है, उसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। बताएं सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। चलिए लगाते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं जो 1/3 अनुपाते में 1/4 अनुपाते में 1/5 इसके रेशियो में है। हम मान लेते हैं ये पहली भुजा होगी, ये दूसरी भुजा होगी और ये तीसरी भुजा होगी। ये अब ये देखिए आप दोस्तों कि ये जो अनुपात जो हमें दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये भिन्न में दिया हुआ है। इसको हम सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे, सिंपल रेशियो में कैसे बदलेंगे हम। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको छुपा लीजिए आप, इसको आप छुपा लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा 20 अनुपात में। फिर हमें सेकंड वाले का रेशियो जानना है, तो इसको छुपा लीजिए और पहले और तीसरे के हर का गुणा कर लीजिए। 3×5 = 15 रेशियो। फिर पांचवें को छुपा लीजिए आप, 4×3 ये हो जाएगा 12। ये हमारा रेशियो आ गया है। पहली त्रिभुज की पहली भुजा का रेशियो 20 और दूसरी भुजा का रेशियो 15, तीसरी भुजा का रेशियो 12। ये कैसे आ गया है इसको आप समझ लीजिए। फिर से आप देख लीजिए एक बार। आपको पहली भुजा का रेशियो ज्ञात करना है, तो पहले वाले को आप ढक लीजिए, पहले लोग ढक लीजिए आप। 4×5 यहाँ 20 आ गया। फिर दूसरी का निकालना है, तो पहली और तीसरी की भुजा का गुणा कर लीजिए 15। फिर तीसरी का निकालना है, तो ये पहली और दूसरी का गुणा कर लीजिए, तीसरी को छिपा करके, ये आ गया 12। अब हमारा ये आ गया रेशियो, आ गया हमारा पहली दूसरी तीसरी भुजाओं का रेशियो आ गया। अब हमसे कहा क्या है, हमसे इसमें कि जिसका परिमाप, इसका पेरीमीटर दिया है आपको, परिमाप बराबर दिया है 94 सेंटीमीटर। और परिमाप बराबर आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है ना दोस्तों। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो हम अभी, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है हमें, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे हम, और अगर इन तीनों का योग करेंगे हम, 20, 15, 35, 35, 2, 37, 37, 47, कहीं ना कहीं 94 को अगर हम 47 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। तो इस 2 का हम गुणा कर देंगे पहले वाले में, ये आ जाएगा 20 दूनी 40, और जो भी दिया हो सेंटीमीटर में, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 2×15 ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और 2×12 ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 94 सेंटीमीटर ये आपका परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का। अब इसमें पूछा क्या है हमसे, बताएं सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कौन सी है, 24 है, यही आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्रैक्टिस बैच है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा,
नहीं तो मैं आगे आगे रेशियो प्रोपोर्शन का एक डिटेल में क्लास लूँगा, तो मैं आपको वहाँ समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको मैं जल्दी जल्दी करके ये बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, चावल के मूल्य में, ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। बताएं चावल की मूल कीमत कितनी है। चावल की मूल कीमत का मतलब चावल के मूल्य में कमी होने से पहले चावल का रेट क्या था, इसे कहने का मतलब है जो मूल कीमत पूछा है वो चावल के मूल्य में 20% कमी होने से पहले क्या रेट था, ये हमसे पूछा गया है। अब देख लीजिए, आप चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। अच्छा, कमी कितनी हुई, 20% में कमी हुई, तो 385 रुपये में कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे। ये चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा, ये 5 से 35 और 5 से 35, टोटल 77 रुपये की कमी हो रही है चीनी के मूल्य में। अच्छा, 77 रुपये की कमी हो रही है, तो 77 रुपये कम होने से वो कितना ज़्यादा चावल खरीद सकता है, 3.5 किलोग्राम। तो जाहिर सी बात है, तो 3.5 किलोग्राम जो चावल है, राइस, जो कीमत है उसकी कीमत है 77 रुपये, है ना दोस्तों, 77 रुपये है ना, क्योंकि 77 रुपये उसके बच रहे हैं तभी तो 3.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। 77 रुपये उसके जो बच रहे हैं तभी वो 3.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद ले रहा है। तो 3.5 किलोग्राम जो चावल है उसका रेट क्या होगा, 77 रुपये होगा। तो हम यहाँ से 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 77 बटे 3.5 किलोग्राम। अच्छा, दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर जीरो बढ़ाते हैं, तो यहाँ से दशमलव हटा दिए हम, यहाँ बढ़ गया 1 जीरो। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बचे 35, 7 एकम 7, ये 5 से चला जाएगा, ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 22 रुपये पर किलोग्राम। ये जो है ये नया मूल्य है, ये नई प्राइस है, ये नई प्राइस है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम। ये जो मूल्य आया है ये 20% घटने के बाद आया है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि बताएं चावल की मूल कीमत कितनी है। चावल की मूल कीमत क्या है, 22 रुपये पर केजी, ये तो नया मूल्य है। अब क्या कहा है इसमें कि चावल के मूल्य में 20% की कमी करने के बाद। अच्छा, चावल में 20% की कमी करने के बाद जाहिर बात है इसके 20% मान लो क्या नाम है 100 में अगर 20% की कमी कर दी गई तो प्राइस हो गया होगा 80, प्राइस हो गया होगा वो 80 हो गया होगा। तो जो नया मूल्य है ये हो जाएगा 80 के बराबर, और जो मूल वैल्यू है वो हमेशा 100 माना जाता है। मूल वैल्यू हमेशा परसेंटेज में 100 होती है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, ये 8 से चला गया एक बार में, 4 दूनी 8, सॉरी दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 से, लेकिन हमने ज़्यादा काट दिया। ये क्या था 80 की वैल्यू 22 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम काट देते हैं एक बार 2 से, एक बार ये चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। देखिए अगर 22 रुपये प्रति किलोग्राम ये 80 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब ये हो जाएगा 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसको 4 से भाग कर देंगे,
4 से चला जाएगा ये, 4 दूनी 8, 3 जीरो बचा, 4 सत्ते 28.5 आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारा मूल वैल्यू है, मूल मान है। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये सब सवाल बहुत सिंपल सवाल हैं। ये सब सवाल 2 से 3 सेकंड के सवाल हैं सब, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अब परसेंटेज भी आपको हम पढ़ाएंगे आगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम आपको। जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों। बस आप ये जो क्लास आज की है ये केवल रेलवे के लिए केवल है, केवल रेलवे वालों के लिए, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल है, उनकी स्पीड में इंक्रीज करने के लिए केवल बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, उसके नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान उठाता है। अब देखिए क्या होता है ये। अच्छा आपको ये तो पता होगा ना कि हानि बराबर नुकसान हो रहा है तो उसका मतलब हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो होता है दोस्तों ना, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और हानि कब होगा, जब वो ज्यादा खरीद करके कम में बेच दे, है ना दोस्तों। जैसे वो 20 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है और उसको 15 में बेच रहा है, तो उसको जाहिर बात उसको हानि होगा। तो हानि क्या दिया था हमें, हानि यहाँ क्या दिया है हमें, हानि दिया है हमें 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान हो गया, मतलब 4 संतरों का एसपी, 4 संतरों को बेचने के बराबर उसको जो हानि हुआ है। और क्रय मूल्य क्या है उसको, अगर 36 बेच रहा है तो 36 खरीदा भी होगा वो, तो 36 सीपी कॉस्ट प्राइस की 36 सीपी, और विक्रय मूल्य 36 बेच भी रहा है, 36 का एसपी। ये तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे ये मुजवानी सवाल हो सकता है, ये बिल्कुल इसमें पंच लाइन जोड़ते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि उसके क्या कहा है, उसको हानि जो हो रहा है वो 4 संतरों को बेचने पे हो रहा है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हानि जो हो रहा है वो 4 संतरों को बेचने पे हो रहा है, और अगर वो 36 संतरे बेच रहा है, 36 संतरे बेच रहा है, तो 36 संतरे उसके पास रहे होंगे, वो 36 संतरे ही खरीदा होगा, तो 36 सीपी माइनस 36 एसपी। अब आप ये देखिए, ये 36 एसपी है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, 36 एसपी प्लस 4 एसपी बराबर 36 कॉस्ट प्राइस सीपी। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 40 एसपी बराबर ये हो जाएगा 36 सीपी। अब ये देखिए आपको नाम है इसको क्या नाम है, सीपी को उधर ले आते हैं और 40 को उधर भेज देते हैं, ये हो गया एसपी बटे सीपी बराबर 36 बटे 40। अब आप देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 है, और सेलिंग प्राइस है 36, तो क्या हो रहा है, इसको नुकसान तो हो रहा है। कितने नुकसान हो रहा है, वो 40 संतरे खरीद कर 36 बेच रहा है, 40 संतरे खरीद कर 36 बेच रहा है वो, तो इसका मतलब उसको 4 का नुकसान हुआ। और उसको उसका हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। उसको हानि कितना हो रहा है, 4 का हानि हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे तो उसको 10% की हानि हो जाएगी, 10% की इसको हानि हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन बताने हैं आपको, और वीडियो लंबी हो जाती है तो मुझे अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कितने वर्ष में एक राशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक का हो। कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? मान लीजिए कोई राशि 100 रुपये है, प्रिंसिपल उसका 100 रुपये है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, वो उसकी राशि 3 गुनी हो जाती है, उसकी राशि 3 गुनी हो जाती है, मतलब 300 रुपये हो जाती है। ये अमाउंट है ये, और ये प्रिंसिपल है। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। कोई राशि मान लीजिए, मैंने मान लिया 100 रुपये है, वो कितने सालों में 3 गुनी हो जाती है। तो हमसे टाइम पूछा है, टाइम पूछा है हमसे, कितने वर्ष में राशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। अच्छा यहाँ देखिए, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है और अमाउंट 300 रुपये है, तो उसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा दोस्तों? 200 रुपये हो जाएगा। और हमें रेट परसेंट दिया है, रेट आर बराबर 10% दिया है वार्षिक, आर बराबर 10% वार्षिक दिया है। तो अगर 100 का हम 10% निकालेंगे एक दिन में, 100 का 10%, तो मेरा जो इंटरेस्ट आएगा, 1 साल का इंटरेस्ट जो आएगा वो 10 रुपये तो आएगा। 10 रुपये आएगा नहीं आएगा? जो रेट अगर 10% है, 100 रुपये का 10% 10 रुपये आएगा। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 10% है, 10 रुपये है। 1 साल का जो इंटरेस्ट है 10 रुपये है। तो हमें, मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितने हैं? 200 रुपये हैं। तो 200 रुपये को हम क्या नाम है 10 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा टोटल आ गया, टोटल टाइम बराबर आ गया हमारे पास 20 वर्ष। 20 वर्ष आ गया, ये हमारा आंसर। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बार फिर आपको समझा देते हैं हम। इसमें कहा है हमसे कि कोई राशि है जो वो मतलब किसी भी टाइम में वो 3 गुना हो जाती है अपने का, किसी भी टाइम में वो अपने आप का 3 गुना हो जाती है। तो मैंने मान लिया कोई प्रिंसिपल रहा होगा 100 रुपये, वो किसी भी समय में वो अपने आप का 3 गुना हो जाता है, मतलब 100 × 3 मतलब 300 हो जाता है। अगर अमाउंट 300 रुपये है और प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमारा ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपको पता होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है हमारा। अब इंटरेस्ट हमारा आ गया 200 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज 10 रुपये है, तो 200 रुपये कितने साल में मिलेगा मुझे? कितने साल में मिलेगा? अगर 1 साल का ब्याज 10 रुपये है, तो 200 रुपया हमें कितने साल में मिलेगा? तो 10 से इसको भाग कर देंगे तो मेरे पास आ गया 20 वर्ष में, टी बराबर। समझ आ गया ना दोस्तों? अगर मैं आपको अब नहीं सामने आ रहा है, तो अब जो पढ़े होंगे उनको सामने आ रहा होगा ये। तो मैं आगे आपको सिंपल टेस्ट भी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आपको मैं बेसिक बताऊंगा, डिटेल वाला, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये ए किसी कार्य को 15 दिनों में एवं बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा? चलिए देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है, 15 डेज में करता है। और बी उसी काम को 20 डेज में करता है, 20 डेज में करता है। अच्छा ये बताइए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हमें काम निकालना है। काम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कि टोटल काम कितने थे। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 20, 40, 60। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। टोटल काम जो है वो 60 यूनिट है। टोटल काम जो है वो 60 यूनिट है। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, क्षमता की एक दिन में काम कितना करते हैं ये। अगर ये 15 दिन काम करता है, टोटल 60 यूनिट वर्क है, तो 15 चौके 60, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। और ये 20 मतलब पूरा काम 20 दिन में करता है और टोटल काम कितने हैं? 60 यूनिट है।
तो 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 काम करता है, 3 यूनिट काम ये करता है बी। समझ दोस्तों, मतलब एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है और ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल 20 दिन में कितना करेगा, 20 नहीं 60 आ गया। एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60 काम करेगा, और 60 काम है भी हमारे पास टोटल। अब हमसे ये पूछा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें, एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें। अच्छा, ए कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी करता है 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 7 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। कौन, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, अगर एक दिन में 7 यूनिट करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 7 चौक 28 यूनिट काम करेंगे 4 दिन में। 4 डेज में कितने काम करेंगे, 28 यूनिट काम करेंगे। तो अब पूछा है हमसे कि कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अगर 60 में से 28 यूनिट काम तो इन्होंने कर दिया, तो शेष कितना बचा, 28 माइनस कर देंगे हम, तो टोटल शेष काम रहेगा 32 यूनिट। 32 यूनिट काम जो रहेगा हमारा शेष रहेगा। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, 32 यूनिट काम हमारा शेष रहेगा। ये इसका आंसर है। मिटाते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो वाहन की गति बताएं। अब एक वाहन के पहिए की त्रिज्या हमें दी हुई है, आर बराबर रेडियस दिया हुआ है कितना, 70 सेंटीमीटर। रेडियस बराबर दिया है हमें 70 सेंटीमीटर। पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। अच्छा, पहिया जो होता है वो चक्कर लगाता है, पहिया ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए पहिया है, ये पहिया है। तो आर बराबर जो दिया है हमें रेडियस, ये दिया है हमें 70 सेंटीमीटर दिया है हमें ये। तो हमसे पूछा है कि 5 सेकंड में अगर ये 10 चक्कर लगाता है तो वाहन की गति बताएं। तो आप कभी जानते हैं चक्कर अगर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो ये इस पूरे को एक चक्कर कहेंगे, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा जो नापेंगे इसे बोलते हैं एक चक्कर। और एक इसकी वैल्यू पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसे बोलते हैं परिधि, बोलते हैं परिधि। तो इस पहिए की परिधि निकालने के लिए, वृत्त की परिधि आपको पता होगा क्या होता है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर यही तो होता है। तो इसकी परिधि हम निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर हमें दिया है 70 दिया है। तो इस 7 से चला जाएगा एक बार में, 22 × 44 ये आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। 440 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारा परिधि आ जाएगा ये हमारा। ये हमारा परिधि आ गया। परिधि मतलब ये एक चक्कर आ गया, एक चक्कर 440 सेंटीमीटर का है। तो वो हमसे कहा कि 5 सेकंड में, अब ये देखिए दोस्तों कि 5 सेकंड में वो 10 चक्कर लगाता है, 10 राउंड लगाता है, 10 राउंड लगाता है। तो वो एक सेकंड में 2 राउंड लगाएगा। अगर 5 सेकंड में 10 राउंड लगाता है तो 1 सेकंड में 2 राउंड लगाएगा ना दोस्तों ना। तो हमसे पूछा है हमसे अब कि तो वाहन की गति बताएं। अगर वो 1 सेकंड में 2 राउंड लगाता है तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में, एक राउंड में तो 440 सेंटीमीटर होता है, तो 2 राउंड में कितना हो जाएगा, ये 880 सेंटीमीटर। अगर एक राउंड में
अगर एक राउंड में 440 सेंटीमीटर है तो 2 राउंड में 880 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब वो 880 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये उसकी स्पीड है, उस पहिए की ये स्पीड है 880 प्रति सेकेंड, मतलब 880 सेंटीमीटर एक सेकंड में लगाता है वो। तो 880 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है। 880, अब देखिए इसकी स्पीड हमें निकालनी है कितने किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है इसकी स्पीड, क्योंकि ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो निकालते हैं। तो आप ये देखिए 880 से क्या दिया है ये, हाँ 880 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। तो सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में तो होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और एक घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हमें 60 गुणे 60 करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इतना कट गया दोस्तों ना। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, 6 छंग 36 गुणे 88, 36 गुणे 88 कर लेते हैं। ये 8 छंग 48 के 8, 4 आया, 8 तक 24, 8 छंग 48, 24 और 48, 12 2 1 2 4 1 5, 52 52 4 56 की 6 असले 5, 8 तक 24 24 24 5 29, ये आ गया हमारा 2968 बटे 100। तो नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 29.68 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको ना, ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए आप लोग, स्टॉप कर लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें 16 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में मान क्या होगा। 16 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है इसको हमें। कभी भी एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग नोट कर लिए कि अगर मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना है, 18/5 से गुणा करना है। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। बस ये इसको आप याद रखिए आप, और आपको जो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 18/5 और 5/18 ये कहाँ से आया है। तो बस 16 मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना है। तो 16 मीटर प्रति सेकंड का हमें कहाँ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। तो 16 इसको 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 8 128 के 8, 12 आ गया, 16 कम 16, 16 12, 16 2 18, 28, ये आ जाएगा 288/5 आ जाएगा। 5 से काट लेंगे, 5 5 25, 3 8, 5 7 35, ये दशमलव लगाएंगे तो 35, 3 5 36, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताइए ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। क्लास 7th 8th के बच्चे लगा लें इसको आराम से, आप लोग को सामने आ ही गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 12 वर्ष का सामी है, अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। सामी की आयु, ये एज से है, एज प्रॉब्लम से। 12 वर्ष का सामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। सामी की आयु उस समय कितनी होगी
जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, सामी है, जो सामी है उसका भाई जो है, उसका भाई है विनय। विनय सामी है, सामी 12 वर्ष का है और सामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है तो 3 चौक 12, ये 4 वर्ष का होगा। अगर 3 गुना है तो विनय का 3 गुना 12, 4 3 12, 3 गुना हो गया ये। अब क्या पूछा है हमसे कि सामी की आयु उस समय कब होगी, इसकी सामी की आयु उस समय कब कितनी होगी, जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए वो x वर्ष रहा होगा, x वर्ष रहा होगा जब सामी x वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। x मान लेते हैं, वो x वर्ष रहा होगा जब सामी अपने भाई से 2 गुना हो जाएगा। तो उसको निकाल लेंगे हम। 12 + x बराबर ये हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस 2x। x को हम उस सब लिख जाएंगे, 8 को उस सब ले जाएंगे, तो 12, 8 को उस सब ले जाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, और ये x उधर ले जाएंगे तो 2x - x हो जाएगा x। ये आ गया x बराबर 4 साल। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 साल बाद सामी विनय से 2 गुना हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या सही है ये। 4 साल बाद सामी कितने साल का हो जाएगा 16 साल का, और 4 साल बाद विनय कितने हो जाएगा 8 साल का हो जाएगा। तो हाँ सही है, 16 साल दुगना हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन दोस्तों। हम ऐसे बीच में क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाता रहूँगा तो आई होप शायद आप लोग बोर हो जाएं, तो मैं बीच में आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा रेलवे के लिए, क्योंकि उसका पेपर चल भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये शायद 8 क्वेश्चन शायद हुए हैं, तो आगे का हम फिर कभी ले आएंगे 1 या 2 दिन में। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।